हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा क्लासेज बाई एसएन सर में। और आज फिर लेके आए आपके बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, आपके एग्ज़ाम के लिहाज से क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और न कि एग्ज़ाम आपका जो बोर्ड का है उसके, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके हैं उनमें भी क्या है, इसका बहुत बड़ा योगदान है आपका। ठीक है, और एग्ज़ाम में आपका ये चैप्टर हम लोग चल रहा है ये अम्ल और क्षार, इससे तो क्वेश्चन आपके 100% श्योर आने ही आने हैं, कम से कम 4 नंबर के। तो आइए उसी में से हम लोग जो अभी साल्ट का अध्ययन कर रहे थे, जो कुछ स्पेशल टाइप के साल्ट हैं, उन साल्टों का बनाने की विधि, गुण और अध्ययन कर रहे थे। तो आज उसी साल्ट में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साल्ट हम लोग आएंगे, पढ़ेंगे आज। कास्टिक सोडा जो हम लोग कहते हैं इसको, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का नाम तो आप सुने ही होंगे, है ना। कास्टिक सोडा हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये। ठीक है, ये कास्टिक सोडा का जो नाम है, ये क्या है, सामान्य नाम जिसे हम लोग कहते हैं, सामान्य नाम हो गया ये, सामान्य नाम। इसका रासायनिक नाम की बात करेंगे आप, रासायनिक नाम। तो रासायनिक नाम से पहले हम लोग उसका रासायनिक सूत्र देखते हैं, उसी सूत्र से इसका नाम बनाएंगे हम लोग। तो रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा इसका, तो रासायनिक सूत्र इसका है NaOH। ठीक है, इसके आप अणुभार की भी गणना आप चाहो तो कर सकते हो। इसका जो अणुभार है, अणुभार जानते ही हो आप, जो एटॉमिक वेट होता है वो परमाणुओं के भारों का एक फल जो होता है। अणुभार क्या होता है, परमाणु भारों का योग, परमाणु भारों का योग जो होता है वही क्या होता है, अणुभार होता है। तो NaOH में क्या है, तीन तत्व आए हुए हैं, 3 तत्व के परमाणु हैं इसके अंदर। ठीक है, एक आपका क्या है, सोडियम है, फिर क्या है, ऑक्सीजन है, फिर क्या है, हाइड्रोजन है। तो सोडियम का जो एटॉमिक वेट होता है, परमाणु भार होता है, लगभग कितना 23 लेते हैं हम लोग। और ऑक्सीजन का कितना है, 16। और हाइड्रोजन का तो जानते ही हैं 1 होता है। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो NaOH है, कास्टिक सोडा, ठीक है, उसका जो अणुभार है कितना हो गया हम लोग का, अणुभार इसका कितना हो गया, 40 हो गया। ठीक है ना, ये तो उसके अणुभार की बात हो गई। ठीक है, रासायनिक सूत्र आपने देख लिया, सामान्य नाम देख लिया इसका। ठीक है, तो इसका अगर रासायनिक नाम की बात करें, क्या है इसका रासायनिक नाम, रासायनिक नाम इसका क्या है, आप इससे परिचित हो, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। और ये सोडियम हो गया, इसका नाम सोडियम हाइड्रॉक्साइड, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। इससे आप ये परिचित पहले से ही हो, जानते ही हो कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या होता है, एक क्षारक है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, एक क्षारक है, ये लवण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, हम जो अभी पीछे लवण का अध्ययन हम लोग किए, जैसे NaCl का अध्ययन किया था आपने, Na2CO3 का अध्ययन किया था आपने, तो सभी क्या है, लवण है। लेकिन ये Na जो OH है, यह क्या है, यह लवण नहीं है। यह क्या, लवण नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा, ये लवण नहीं है। ठीक है, ये क्या है, क्षारक है। लेकिन जानते हैं कि जो क्षारक जल में विलय होते हैं वो क्या होते हैं, जो जल में विलय होते हैं वो क्या होते हैं, क्षार भी कहलाते हैं, एल्कली, है ना, एल्कली उनको हम लोग बोलते हैं। तो आप इसको कह सकते हो, सोडियम हाइड्रॉक्साइड क्या है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड एक क्षारक है, एवं यह जल में विलय है, जल में विलय है, अतः यह क्या है, क्षार है, क्षार भी है। यह क्या है, क्षार भी है। क्षारक और क्षार में अंतर, छोटा सा डिफरेंस है। ठीक है, जो आपने पढ़ा है क्षारक क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो लोग थोड़ा सा डाउट में है क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस है, तो बस इतना ही डिफरेंस आप इसको लेके चलना कि जलीय विलयन में जो क्या करते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं, जो OH नेगेटिव आयन देते हैं वो क्या होते हैं, क्षारक होते हैं, क्षारक होते हैं। ठीक है ना। और जो क्षारक क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं, जल में विलय होते हैं,
उन्हें हम बोलते हैं क्षार। क्या बोलते हैं? क्षार। एल्कली बोलते हो आप, एल्कली, ठीक है, एल्कली बोलते हैं उनको, ठीक है। तो आपका हर क्षार क्या होता है? क्षारक होता है। हर क्षार, प्रत्येक क्षार क्या होता है? क्षारक होता है। ध्यान दीजिएगा इस लाइन पे, प्रत्येक क्षार क्षारक होता है, क्षारक होता है, इम्पोर्टेंट लाइन है, ठीक ना। प्रत्येक क्षार क्या होता है? क्षारक होता है, परंतु प्रत्येक क्षारक क्षार नहीं होता, क्षार नहीं होता, ठीक है। जो जल में घुलेगा वही क्षार होगा, जो क्षारक जल में घुलेगा क्या होगा वो, ठीक है, क्षार होगा। और जो क्षारक जल में विलय नहीं होगा क्या होगा, केवल उसे क्षारक नाम हम लोग देंगे, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा भी पहले भी कर चुके हैं। तो ये आपका जो हम लोग को कास्टिक सोडा पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका रासायनिक सूत्र हो गया NaOH, परमाणु भार, उसका अणुभार भी निकाल लिया 40 आपने, ठीक है। और उसका एक विशेषता भी देख लिया कि क्या ये क्षारक के साथ साथ क्या ये क्षार भी है, अर्थात ये क्या है? जल में विलय है, जल में विलय है। तो ये चीज़ क्षार और क्षारक में डिफरेंस जो लोग डाउट में थे उनके लिए बता दिया मैंने अलग से, ठीक है। अभी तो ये आपका हम लोग का जो यौगिक है, महत्वपूर्ण यौगिक कास्टिक सोडा, ठीक है, सामान्य नाम इसका क्या हो गया? कास्टिक सोडा हो गया। रासायनिक नाम क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे इसके स्रोत की, ठीक है। NaOH यानी कि आपका कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका स्रोत क्या है? स्रोत की बात करेंगे आप, तो स्रोत में ये आपका नेचर में सीधे हम लोग को प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है, ठीक ना। तो सिंपल सा समझिएगा कि यह सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है, सीधे प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है। अर्थात हम लोग नेचर में सीधे NaOH प्राप्त नहीं करते हैं। NaOH क्या हम लोग को NaOH का फॉर्मेशन करना पड़ता है, हम लोग को सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? फॉर्म करना पड़ता है, प्रयोगशाला में हमें इसे बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसका निर्माण जो है, ठीक है, हम लोग कह सकते हैं कि इसका निर्माण प्रयोगशाला या प्रयोगशाला ही कर लीजिए, प्रयोगशाला में किया जाता है, ठीक है ना। ये स्रोत की बात इसकी हो गई। अब जब निर्माण की बात चल निकली है तो NaOH का निर्माण कैसे हम लोग करते हैं, ठीक है ना, इसके निर्माण का तरीका क्या है। तो एक हेडिंग हम लोग बना लेते हैं कि NaOH का निर्माण, NaOH का निर्माण कैसे करेंगे NaOH का। तो NaOH का जो निर्माण है वो क्लोर क्षार मेथड से किया जाता है, क्लोर क्षार विधि है, प्रक्रिया है, उसी के द्वारा क्या है किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग जो है एक स्पेशल सेल में करते हैं, विद्युत अपघटनी सेल जिसे कहते हैं, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। उस सेल का एक स्पेशल नाम हम लोग देते हैं, है ना, क्या नाम देते हैं? कस्टनर कैलनर सेल, उसको नाम लोग देते हैं। तो एक आपका इसको बस याद रखिएगा, विद्युत अपघटनी सेल, ठीक है। तो NaOH का निर्माण कैसे करना है, तो इसको आप कह सकते हो कि NaOH का निर्माण हम लोग किस विधि से करेंगे? क्लोर क्षार विधि से, क्लोर क्षार, है ना, क्लोर क्षार विधि से करते हैं, ठीक है। क्लोर क्षार विधि को ही कहीं कहीं लिखता है क्लोर एल्कली विधि, क्लोर क्षार या क्लोर एल्कली मेथड, चाहे प्रक्रम कर सकते हो, प्रक्रम द्वारा, है ना, किया जाता है, ठीक है ना। तो NaOH का निर्माण सिंपल आप समझिएगा ध्यान से, NaOH का निर्माण क्या है? क्लोर क्षार या क्लोर एल्कली प्रक्रम द्वारा किया जाता है। क्योंकि इस प्रक्रम में क्लोर का मतलब क्या हो गया यहाँ पे समझिएगा, तो परिभाषा उसकी हो गई एक तरह से कि निर्माण विधि क्या है। तो क्लोर से मतलब होता है इसमें क्लोरीन गैस निकलती है, क्लोरीन गैस बनती है, ठीक है ना। और क्षार एल्कली यानी कि इसमें क्या है? NaOH हम लोग को प्राप्त होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं क्लोर क्षार प्रक्रम बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसमें निर्माण ऐसी हुआ प्रक्रम, तो विधि क्या है, कैसे हम उसको करेंगे?
तो NaOH के निर्माण के लिए NaOH के निर्माण के लिए आप क्या करते हैं, ब्राइन, एक वर्ड मिलेगा हम लोग को, क्या चीज़, ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, जो सोडियम क्लोराइड का जो जलीय घोल होता है उसी को बोलते हैं ब्राइन। ठीक है, ब्राइन। ब्राइन क्या है, याद रखिएगा, NaCl का जलीय घोल जो होता है उसी को ब्राइन बोलते हैं। जलीय घोल थोड़ा गाढ़ा होता है ये, ठीक ना, NaCl का गाढ़ा घोल जो होता है उसे क्या बोलते हैं, ब्राइन बोलते हैं। ब्राइन, इसका नाम हो गया ब्राइन। किसका नाम हो गया, NaCl का जलीय घोल जो होता है उसको ब्राइन बोलते हैं। तो NaOH के निर्माण के लिए हम लोग ब्राइन यानी कि NaCl का जलीय जो घोल होता है उसको विद्युत अपघटनी सेल में क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, ब्राइन का क्या करेंगे हम लोग, विद्युत अपघटनी सेल में, विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं, विद्युत अपघटन कराते हैं। ठीक है, विद्युत अपघटन कराते हैं, तो विद्युत अपघटन कराते हैं तो उसमें कुछ उत्पाद प्राप्त होते हैं। मेन उत्पाद हम लोग का क्या है, NaOH हम लोग को मिलता है। साथ ही साथ क्या है, कुछ सह उत्पाद भी क्या इसमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो कराते हैं जिससे NaOH एवं हाइड्रोजन तथा क्लोरीन गैसें प्राप्त होती हैं। ठीक है, ये तो सिंपल सा प्रोसेस हो गया इसका। अब इस प्रोसेस में कुछ भी नहीं करना है। अगर इसका हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे इसमें, तो इसका केमिकल रिएक्शन सीधे हो जाएगा 2NaCl, है ना, 2NaCl, ये सोडियम क्लोराइड हो गया। इसका क्या लेना है हम लोग को, जलीय घोल लेना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2H2O हो गया आपका। देख रहे हो इसमें क्या बनाना हम लोग को, NaOH बन जाएगा। तो यहाँ मिल गया हम लोग क्या चीज़, NaOH मिल गया हम लोग को। ठीक है, NaOH यहाँ पे आपका 2Na लिया है तो 2NaOH हो गया। उसके बाद क्या हम लोग को हाइड्रोजन गैस इसमें मिलनी चाहिए हम लोग को। ठीक है, 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन यूज कर लिए हैं, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं। देखिए 2 दूना के 4 हाइड्रोजन थे, 2 हाइड्रोजन हमने यूज कर लिया है, 2 हाइड्रोजन बचे हुए हैं, तो क्या हो गया, H2 हो गया। आप प्लस साथ में क्लोरीन की बात करिए तो 2Cl यहाँ से बचा हुआ है, तो क्लोरीन बचा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हम लोग का Cl2 हो जाएगा। ये गैसें क्या हैं, एग्जिट करती हैं, निकलती हैं। ठीक है, तो ये आपके मिल गया हम लोग को क्या चीज़, NaOH। ठीक है, आइए इसका जो विद्युत अपघटनी सेल है उसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं, क्या विद्युत अपघटनी सेल कैसे है ये। तो आपको इतना तो पता ही है कि जो NaOH है जब उसको जल में घोला जाएगा NaOH को, तो क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है। ठीक ना, और आपका जो NaCl है वो भी क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है, तो उसको भी जब जल में घोलेंगे तो क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। और जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं उसके जल घोल में, तो जल के जो H आयन और OH नेगेटिव आयन है वो भी क्या होते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव में टूटते हैं। ठीक है, और वहीं पे पूरा आपका केमिकल चेंजिंग होती है, केमिकल रिएक्शन आता है। आप इसको नोट कर लो, आपके एग्जाम के लिए तो बस काम भर के इतना ही है, लेकिन पूरा इसको समझना है कि ब्राइन क्या है, कैसे उसका विद्युत अपघट्य होता है, विद्युत अपघटन कैसे होता है, विद्युत अपघटनी सेल क्या है। तो आइए थोड़ा सा उसके बारे में भी हम लोग जानकारी जुटा लेते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसकी क्या क्या चीज़ें इसमें हम लोग को मिलने वाली हैं। जो वर्ड्स हम लोग यूज कर रहे हैं उन वर्ड्स की बात हम लोग करते हैं। तो इसके निर्माण के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, ब्राइन चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, ब्राइन चाहिए होता है। और ब्राइन को रखने के लिए हमें क्या चाहिए, विद्युत अपघटनी सेल चाहिए। विद्युत अपघटनी सेल की हमें ज़रूरत है। ठीक है, और उस सेल को में जब इसको रखेंगे तो देखेंगे क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम लोग विद्युत अपघटनी सेल की बात करते हैं। तो विद्युत अपघटनी सेल क्या होता है, इसमें होता है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। इसमें एक आपका पहले एक जो है पात्र होता है, एक पात्र होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है, जिन्हें क्या करते हैं, जिन्हें हम लोग बैटरी से जोड़ देते हैं। जिन्हें बैटरी से क्या करते हैं, जिन्हें बैटरी से
जोड़ देते हैं। ठीक है, पात्र में क्या करेंगे, पात्र में ब्राइन भरकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। आइए देखिए उसको चित्र से, तो बेटर समझ में आएगा आप लोग को। जैसे ये हो गया हम लोग का एक पात्र हो गया, क्या हो गया, पात्र हो गया कोई, इसके अंदर आपने भर लिया ब्राइन, ये क्या हम लोग का हो गया, ब्राइन हो गया। ब्राइन समझते ही हैं, बताया मैंने अभी ब्राइन क्या है, NaCl का घोल है। ठीक है, इसके अंदर आपने 2 इलेक्ट्रोड ले लिया, एक इलेक्ट्रोड ये है हम लोग का, ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रोड यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड ये हो गया। ठीक है, और दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या किया हम लोगों ने, बैटरी से जोड़ दिया। क्या किया, इसको बैटरी से जोड़ दिया, हाई वोल्टेज बैटरी है ये। ठीक है, बैटरी से इसको जोड़ दिया। जो बड़ी लाइन होती है वो धन को दिखाती है, छोटी लाइन क्या है, माइनस को दिखाती है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में जो बड़ी लाइन है वो क्या है, प्लस प्लेट को दिखाती है, और जो छोटी लाइन है क्या हो, माइनस प्लेट को दिखाती है। माइनस प्लस माइनस प्लस, श्रेणी क्रम में जोड़ दिएगा बैटरी को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात तो ये कर लीजिए कि जो हम लोग बार बार इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, सेल का मतलब ये होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है, उसे सेल कहते हैं हम लोग, जिससे हम लोग केमिकल एनर्जी को क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें, चाहे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड की बात करेंगे आप, तो इलेक्ट्रोड क्या चीज़ होता है पहले ही जान लीजिए, इलेक्ट्रोड क्या चीज़ है। तो जो आवेशित प्लेट होती है ना, किसी बिलियन में रखी हुई आवेशित प्लेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। सिंपल सा, किसी बिलियन में रखी आवेशित धात्विक प्लेट जो होती है, धात्विक प्लेट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड बोलेंगे, इलेक्ट्रोड कहते हैं। अब ये प्रोसेस आपको क्लास 12th में पढ़ने के लिए स्पेशल मिलेगा, बहुत ही इसका अच्छा चैप्टर आपका है। ठीक है ना, वहाँ पे डेनियल सेल वगैरह के बारे में पढ़ना, हम लोग को एसएल के बारे में डिटेल पढ़ना है, तो वहाँ पे इसका स्पेशलाइजेशन आपका क्लास मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। फिलहाल हल्का सा जानकारी आपको दे रहे हैं आपके लेवल के हिसाब से। इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं, तो किसी बिलियन में रखी आवश्यक धात्विक प्लेट जो होती है उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। इलेक्ट्रोड जो है 2 प्रकार का होता है, एक होता है एनोड और एक होता है क्या आपका, कैथोड होता है। एक एनोड होता है, क्या है, कैथोड होता है। तो जो प्लेट दिखने में धन आवेशित होती है उसको जनरली क्या है, एनोड बोल दिया जाता है। जो ऋण आवेशित दिखती है उसे क्या है, कैथोड बोल दिया जाता है। लेकिन इसकी डिफिनीसन जो है कुछ अलग ही है ना, इसकी डिफिनीसन अलग ही है। आपने अभी पिछले वाले चैप्टर में ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ा था, ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में पढ़ा हुआ था। तो जिस प्लेट पे ऑक्सीकरण होता है ना, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छी डिफिनीसन है ये। जिस प्लेट पे, चाहे जिस इलेक्ट्रोड पे कह सकते हो, जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, उसे एनोड कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, उसे एनोड कहते हैं, उसे एनोड कहते हैं। और इसी प्रकार से कैथोड की बात करेंगे तो जिस इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, अपचयन होता है, अपचयन होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैथोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं, उसे कैथोड कहते हैं। ठीक है ना। अब ऑक्सीकरण में क्या होता है जानते ही हैं, इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है। ठीक है ना। इसमें ऑक्सीकरण का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीकरण कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन निकालना यानी कि त्यागना क्या है, ऑक्सीकरण है। कोई इलेक्ट्रॉन निकालता है तो क्या होता है, उसका ऑक्सीकरण होता है। और अपचयन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन क्या करना, ग्रहण करना जो होता है अपचयन होता है। बताया है, पढ़ाया मैंने आपको, अपचयन होता है। ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है क्या है, अपचयन है। इलेक्ट्रॉन निकालने की जो प्रक्रिया है क्या हो, ऑक्सीकरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है। तो अगर आप इलेक्ट्रोड समझ गए तो आप सब कुछ समझ जाओगे आप। ठीक है। इलेक्ट्रोड पे ही बड़ा खेल है इसका।
ठीक है। तो यहाँ पे आपके यह प्लेट क्या है, पॉजिटिव प्लेट से जुड़ी हुई है, इस वजह से इसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है पूरा। इसके ऊपर क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। और ये प्लेट आपका क्या है, ऋण प्लेट से जुड़ी हुई है, इसका क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इसके ऊपर क्या है, ऋण चार्ज है। जानते ही हो, जो इलेक्ट्रॉन निकाल दे, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे तभी धन आया होगा, और इसको इलेक्ट्रॉन मिले होंगे तभी क्या इस पर ऋण आया हुआ है। इसका मतलब क्या है, इस पर इलेक्ट्रॉन है, क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया है इसने, तब क्या हो गया, धन हो गया है। इस पर धनावेश आया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकल गया इसका, इसको इलेक्ट्रॉन मिले हुए हैं, इसलिए इस पर क्या है, ऋण आवेश आया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए हमने क्या घोला है इसके अंदर, इसके अंदर घोला है आपने NaCl, क्या घोला है, NaCl। तो NaCl जैसे ही पानी में जाएगा तो क्या होगा, Na पॉजिटिव और Cl निगेटिव में टूट जाएगा। इसमें तमाम आपके Na पॉजिटिव, आपके Cl निगेटिव होंगे, Na पॉजिटिव Cl निगेटिव पड़े होंगे इसके अंदर, बहुत से Na पॉजिटिव NaCl निगेटिव होंगे, ठीक है ना। क्यों पड़े होंगे भाई, क्योंकि आपने क्या किया है, NaCl को जल में घोला है, जल में घोला है, जिसके कारण ये Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव में क्या हो गया है, आयनित हो गया है, ठीक है। अब इसमें आप बैटरी लगा के धारा प्रवाहित करोगे, जब धारा बहाना शुरू कर देंगे इसके अंदर तो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है, विद्युत अपघटन हो रहा है। धारा जब इसके अंदर बहाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा। वो जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगा तो इसके अंदर जो आपके छुपे हुए हैं कौन, H2O, वही H2O क्या होगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में क्या होगा, टूट जाएगा। तो इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, H पॉजिटिव है, OH निगेटिव है, H पॉजिटिव है आपका, OH निगेटिव है, H पॉजिटिव OH निगेटिव, क्या इसके अंदर छुपे हुए हैं इसी प्रकार से, ठीक है। तो इसके अंदर आयन आप समझ गए होंगे कौन कौन से आयन हैं। NaCl का Na पॉजिटिव Cl निगेटिव है, H2O का H पॉजिटिव और OH निगेटिव है। अब आप दिमाग लगाओ, यहाँ पे अपने दिमाग से काम करिए कि ये प्लेट पे धन आवेश है, तो इस धन आवेश की ओर कौन जाएगा, इस धन आवेश की ओर कौन जाएगा, धन की ओर कौन अट्रैक्ट होता है, धन आवेश की ओर हमेशा क्या है, ऋण आवेश, विपरीत, है ना। जानते ही हो विपरीत कैरेक्टर वाले लोगों में क्या होता है, आकर्षण होता है ना, विपरीत स्वभाव वाले में। तो आपका धन आवेश की तरफ कौन जाएगा, ऋण आवेश वाला जाएगा, और ऋण आवेश वाला की तरफ कौन जाएगा, धन आवेश वाला जाएगा। तो इसके अंदर देखिए कौन कौन धन, इसको मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। आगे देखिए, इसको समझने के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपका, ये जो सेल के अंदर जो प्रक्रिया हो रही है, NaOH जो हम लोग फॉर्म करने जा रहे हैं कास्टिक सोडा, देखिए कैसे फॉर्म हो रहा है हम लोग का, ठीक है। अब ये हो गया एनोड, यहाँ पे हो गया एनोड यानी कौन प्लेट जिस पे धन चार्ज है, यहाँ पे मैंने लिख दिया कैथोड, इसके ऊपर क्या है आपका ऋण चार्ज है, यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। अब इसको एनोड क्यों कहा मैंने, क्योंकि ध्यान दीजिए, अगर कोई ऋण वाला होगा, कोई भी ऋण वाला होगा, कौन, मान लो कि मैंने Cl ले लिया, तो Cl के ऊपर क्या है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जब ये जाएगा तो इसका ऋण आवेश इसके धन आवेश की तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, और अपना इलेक्ट्रॉन ये निकाल के इसको दे देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा, इसका आवेश क्या होगा, खत्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो इसको इलेक्ट्रॉन आप दे दोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, इलेक्ट्रॉन दे दो क्या हो जाएगा, जीरो, अपना न्यूट्रलाइज होता रहेगा ये ना। इसके ऊपर बहुत सारा आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, कोई निकाल के किसी को दे रहा है, त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, त्याग हो गया, यहाँ पे निकाल रहा है, तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, एनोड। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, हम लोग का एनोड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, एनोड हो गया, क्या हो गया, एनोड। और उसी प्रकार से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो इस पर कौन जाएगा, प्लस वाला जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से ही है, ये प्लस वाला जाएगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्लस वाला इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, ग्रहण करेगा, दोनों क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो रहा है, ग्रहण हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसे कहेंगे अपचयन हो रहा है, क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो ये अपचयन हो रहा होगा, तभी बताया मैंने, जहाँ अपचयन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। तो यह प्लेट क्या हो गई हम लोग की, कैथोड हो गई, क्या हो गई, कैथोड हो गई, ठीक है। एक प्लेट क्या हो गई, कैथोड हो गई। तो एनोड और कैथोड आपने देख लिया। अब एनोड और कैथोड पे होने वाली क्रियाओं को देखिए, अब आप समझ चुके हैं, अब आपको समझाने की बहुत हमको दिक्कत नहीं होने वाली है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एनोड क्या है, प्लस है, तो इस पर माइनस वाला चाहेंगे, तो हमारे पास तो देखिए बिलियन में OH भी माइनस वाला है और Cl निगेटिव भी क्या है, माइनस वाला है, यानी कि यहाँ पे आपका Cl निगेटिव भी आएगा और OH निगेटिव भी आएगा, दोनों आ जाएंगे यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉन देने के लिए, ऑक्सीकृत होने के लिए, ऑक्सीकरण की क्रिया करने के लिए।
ऐसे ही रीढ़ वाली प्लेट पे देखिए आपका Na पॉजिटिव भी है और H पॉजिटिव भी है, तो यहाँ पे H पॉजिटिव भी जाना चाहेगा और Na पॉजिटिव भी जाना चाहेगा, दोनों उसके ऊपर जाना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पे जाने में दो कौन सा पहले जाएगा, तो ये एक प्राथमिकता के आधार पर लोग जाते हैं, ठीक है। आप इसको जब पढ़ोगे 12th में जाकर के तो वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, एक वीडियो अपलोड इसकी है, आप चाहो तो वहाँ पे देख सकते हो, इलेक्ट्रिक सेल के लिए, है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए वीडियो अपलोडेड है ऑलरेडी, उस पर जाके आप समझ सकते हो। लेकिन क्लास 10th के लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो इसमें आपका जो Cl नेगेटिव है इसकी प्राथमिकता क्या होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ये जा करके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा इसको। जब ये न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देगा तो इसको जगह नहीं मिलेगी, तो ये क्या होगा, नहीं जाएगा, ये बिलियन में ही रह जाएगा। कहाँ रह जाएगा, ये बिलियन में ही रह जाएगा, बिलियन में रह जाएगा, बिलियन में रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में देखें कौन जाएगा निगेटिव के पास, तो इसमें जो आपका हाइड्रोजन आयन है इसकी प्राथमिकता अधिक होती है आपका इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की, इस वजह से, क्योंकि इसका टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन निकालने का है ऑलरेडी सोडियम का, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करना चाहता। ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन खोता है तो इलेक्ट्रॉन क्या है, ग्रहण करना चाहता है, तो इसकी टेंडेंसी अधिक होती है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और आपका इस इलेक्ट्रॉन को जब ये ग्रहण कर लेगा तो आपका क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या होंगे, H में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो आपका Na पॉजिटिव है ये कहाँ रह जाएगा, बिलियन में रह जाएगा। ये कहाँ रह जाएगा, बिलियन में रह जाएगा, ये बिलियन में रह जाएगा, बिलियन में ही रह जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, बिलियन के अंदर की चीज़ को हम बाहर ला दिए, ये वाली प्लेट यहाँ पे समझो रख दिया है और ये प्लेट क्या है, यहाँ पे रख दिया है, और बिलियन के अंदर जो आयन है देखो कैसे जा रहे हैं। यह OH नेगेटिव बिलियन में ही रह गया, Na पॉजिटिव बिलियन में रह गया, ठीक है। अब Cl जाएगा इसके पास तो क्या करेगा, देखो यहाँ पे Cl पे नेगेटिव है, आप प्लस ये इलेक्ट्रॉन अपना इस पॉजिटिव वाले को दे देगा तो इसका चार्ज क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा और ये बदल जाएगा किस में, Cl में। ऐसे ही आपका एक और कोई Cl नेगेटिव होगा वह फिर प्लेट के ऊपर जाएगा, प्लस वाले के ऊपर जाएगा और वो भी क्या होगा, Cl में बदल जाएगा। अब ये दोनों Cl आपस में मिल जाएंगे, इनके पर कोई चार्ज नहीं है, अब बना देंगे Cl2। क्या बनाएंगे, Cl2 बनाएंगे, Cl2 गैस, ठीक है। तो वो Cl2 गैस आपकी यहीं से निकलती है, ये Cl2 गैस यहाँ से क्या होगी, यहाँ से Cl2 गैस क्या होगी, बाहर निकल जाएगी, बाहर निकल जाएगी, ये आपका ब्लॉक है, ठीक है। आपकी Cl2 गैस क्या होगी, यहाँ से बाहर निकल के जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे क्या होने जा रहा है, यहाँ पे आपका जो H पॉजिटिव है इस नेगेटिव के साथ आपका क्या होगा, कंबाइन होगा और ये क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। एक और कोई H पॉजिटिव ले लो, इसको भी क्या है, नेगेटिव से मिला लो, ये भी क्या बन जाएगा, H। अब ये दोनों H क्या होंगे, H और H आपस में कंबाइन होंगे और H2 गैस बना लेंगे, H2 गैस बना लेंगे। तो ऐसा नहीं कि केवल दो लोग, ऐसे तमाम होंगे, मैं केवल दो लोग की क्रिया द्वारा क्या है समझा रहे हैं आपको। ऐसे तमाम आपके मालिक्यूल्स अणु परमाणु होंगे, जो आयन होंगे, जो परमाणु में कन्वर्ट हो गए और वह परमाणु आपस में क्रिया करेंगे और अणु में तब्दील हो जाएंगे गैस के रूप में, ठीक है। तो ये आपका जो कैथोड होता है, यहाँ से निकलती है कौन सी गैस, यहाँ से निकलती है कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। अब देखो बिलियन के अंदर क्या हो रहा है, अब बिलियन के अंदर क्या हुआ, बिलियन में क्या हो गया, ठीक है। बिलियन में ये क्रिया कहाँ हो रही है, एनोड पर अभिक्रिया हो रही है, एनोड पर अभिक्रिया हो रही है। ये कहाँ हो रही है, कैथोड पर अभिक्रिया हो रही है, कैथोड पर ये अभिक्रिया होती है, ठीक है ना। उसका ये उत्पाद मिलते हैं, ये क्या मिला है, उत्पाद, ये आपका उत्पाद हो गया, कैथोड का उत्पाद। बिलियन में क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए बिलियन में कौन रह गया है, OH नेगेटिव रह गया है और कौन रह गया है, आपका Na पॉजिटिव रह गया है। तो ये दोनों मायूस हैं कि ये भाई चला गया, जा कर के इस प्लेट के ऊपर चला गया, हम लोग नहीं जा पाए हैं, ये भी नहीं गया है। तो ये दोनों आपस में कहते हैं भाई तुम भी नहीं जा पाए क्या, तुम्हारी भी ट्रेन छूट गई। ये कहता है हाँ हम भी नहीं जा पाए, सीट कम थी, जो लोग पहले से टिकट बुक कराए थे वो लोग क्या है, बाहर निकल गए हैं, हमारा टिकट कंफर्म नहीं था तो हम नहीं जा पाए हैं, ठीक है, सीट नहीं मिली हमको, ठीक है। तो जब उनको सीट नहीं मिली है तो ये दोनों क्या करते हैं, आपस में कंबाइन कर लेते हैं कि चलो हम दोनों मिल करके कोई टैक्सी कर लेते हैं और टैक्सी से हम लोग क्या करते हैं, निकल लेते हैं। तो ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं और यहाँ पे क्या बन जाता है, NaOH, जो हमें चाहिए था सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा का क्या बन गया, ये
कास्टिक सोडा हम लोग को प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोग यहाँ से ब्राइन डालते हैं, यहाँ से क्या है, इसके अंदर क्या है, ब्राइन डाला जाता है, यहाँ से ब्राइन डाला जाएगा और यहाँ से आपका विलयन के अंदर से यहाँ से क्या निकलेगा, NaOH हम लोग को मिलता रहेगा। NaOH क्या हम लोग को मिलता रहेगा। ठीक है, यहाँ से बैटरी से करंट भेजते रहेंगे, ब्राइन डालते रहेंगे, आपका हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस निकलती रहेगी और हम लोग को यहाँ से क्या है, कास्टिक सोडा क्या हम लोग को यहाँ से प्राप्त होता रहेगा। विलयन के रूप में रहेगा, उसको शोधित ड्राई करेंगे तो क्या होगा, NaOH हम लोग को ड्राई NaOH प्राप्त हम लोग को हो जाएगा। ठीक है, तो आप बिल्कुल समझ रहे हो इसमें। अब ये क्रिया आपको समझ में आ गई, कौन कहाँ पे जा रहा है। तो अब इसको बताना क्या हो गया, ईजी हो गया। निगेटिव वाला इस पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, लेकिन इसमें OH वाला गया है, नहीं गया है। इसमें कौन निगेटिव गया है, Cl निगेटिव गए हैं, केवल कौन गए हैं, Cl निगेटिव इस प्लेट की तरफ जा रहे हैं और जो आपके H पॉजिटिव है इस प्लेट की तरफ जा रहे हैं, है ना। H पॉजिटिव क्या है, इस प्लेट की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, H2 गैस के रूप में बाहर निकल रहे हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ जाना चाहिए ये। ठीक है, बिल्कुल एनोड पे क्या क्रिया हो रही है और कैथोड पे क्या क्रिया हो रही है। एनोड पे आपका Cl नेगेटिव जाकर के प्लेट पे क्या करेगा, Cl बदलेगा और Cl मिलकर के Cl2 बनाएंगे और Cl2 गैस क्या हो गया से बाहर निकलेगी। तो इसी में क्वेश्चन बन जाता है आपका ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। इसीलिए समझाया मैंने कि ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में बन जाता है ये कि अभी अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे हम लोग जो धातु और अधातुओं के बारे में, तो वहाँ पर भी इसका जरूरत पड़ेगा हम लोग को। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि आपका जो NaOH का निर्माण होता है विद्युत भटनी सेल में, तो एनोड पे कौन सा उत्पाद मिलता है, क्या पूछेगा, एनोड पर कौन सा उत्पाद है। तो एनोड पर जो है क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक ना, सॉरी, एनोड पे क्या मिलता है, क्लोरीन गैस मिलती है। एनोड पर क्लोरीन गैस उत्पाद हम लोग को प्राप्त होता है ना, प्राप्त होता है। ऐसे पूछेगा कैथोड पे क्या मिलता है आपको, तो कैथोड पे आपको क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और ऐसे पूछेगा विलयन में क्या मिलता है हम लोग को, तो विलयन से हमें मिलता है क्या चीज़, NaOH प्राप्त होता है, विलयन से NaOH प्राप्त होता है। तो ये आपका था कौन सा, विद्युत भटनी सेल। ठीक है, और अभी क्लियर हो गया होगा किस प्रकार से बनता है हम लोग का NaOH। ठीक है, आइए इसके थोड़ा सा अगर भौतिक गुण की बात कर लें तो ठोस अवस्था में ये सफ़ेद होता है ना। इसको मिटा देते हैं, आपको नोट करना कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इसमें है। ठीक है, तो आपने एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोड, है ना, सेल के बारे में जान लिया। ठीक है, उस पर होने वाली अभिक्रियाओं को देख लिया, किस प्रकार से हाइड्रोजन गैस मिलती है। आइए इसे कुछ भौतिक गुण को भी देख लेते हैं हम लोग, भौतिक गुण क्या इसका है। तो भौतिक गुण इसमें सिंपल सा, इसका भौतिक गुण क्या है कि ये ठोस अवस्था में रहता है तो सफ़ेद रहता है। ठीक है, जल में क्या है, विलेय है। ठीक है, इसका भौतिक गुण की बात करेंगे तो 2-3 गुण हम लोग देख लेते हैं। भौतिक गुण क्या है, तो इसका भौतिक गुण में पहला गुण हो गया ये ठोस अवस्था में सफ़ेद होता है। ठीक है, दूसरा ये क्या है, जल में विलेय है, अभी पहले ही बात हो चुकी है, जल में क्या ये विलेय है। और तीसरा पॉइंट, अगर जल में विलेय है तो ये क्या है, क्षार है, ये भी ध्यान रखिएगा, क्या ये क्षार है ये। ठीक है, ये तरल रूप में ही अधिकांश पाया जाता है हम लोग का। और ये तीसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो क्या है, ये ऊष्माक्षेपी, इसका जलीय विलयन बनाते समय क्या है, ऊष्माक्षेपी होता है, ऊष्माक्षेपी क्रिया करता है, ऊष्माक्षेपी क्रिया करता है। ठीक है, पावर कट हुआ है, तो इसको जब जल में घोलते हैं तो क्या हो जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है, ये ऊष्मा इसमें से निकलती है। आप घर पे जो देखते हैं डिटर्जेंट जो होते हैं उसमें इसका यूज होता है। आप जब कोई डिटर्जेंट को हाथ में ले लीजिए, ठीक है, ऊष्माक्षेपी इसका प्रक्रिया देखना है तो उसमें क्या है, कुछ थोड़ा सा वाटर, पूरा भरिएगा मत, पार्टी थोड़ा सा कम वाटर डालिएगा, तो देखेंगे आपका हाथ पूरा गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाथ गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर जो कास्टिक सोडा उसके अंदर पड़ा हुआ है, जब वाटर के संपर्क में आता है तो क्या करता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वो देने लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देता है, ऊष्मा बाहर निकलता है जल के साथ, है ना। ऊष्माक्षेपी क्रिया करता है किसके साथ, जल के साथ, ये क्या है, ऊष्माक्षेपी क्रिया करता है। तो ये इसके भौतिक गुण हो गए।
ठीक है। अगर इसके रासायनिक गुण की बात करेंगे तो रासायनिक गुण इसका हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जो क्षार का जितना रासायनिक गुण है ना, क्षारों का जितना रासायनिक गुण है वो सभी गुण दिखाएगा, क्योंकि NaOH क्या है, एक प्रबल क्षार है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस पर। रासायनिक गुण में पढ़ाना कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको क्या है पढ़ा चुके हैं आपको। रासायनिक गुण क्या है, तो ये क्या है, एक प्रबल क्षार है। पहली बात क्या, ये प्रबल क्षार है। दूसरी बात, अब ये अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, उदासीनीकरण। अब क्या करेगा, ये अम्ल के साथ उदासीनीकरण अब क्रिया करता है। तीसरी बात, ये धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देता है। चौथी बात, ये अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके, ध्यान दीजिएगा ये सब पढ़ाया हुआ टॉपिक है, इसलिए बस अधात्विक ऑक्साइड जो होते हैं जानते हैं अम्लीय प्रकृति के होते हैं, तो अधात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है ना। और इसका लिटमस पेपर के साथ बात कर लेंगे आप, तो लिटमस पेपर के साथ जब ये क्रिया करता है तो क्या करेगा, क्षार है ना, तो लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा, है ना। ये क्या करेगा, लाल लिटमस पेपर जो है उसको क्या करेगा, नीला कर देगा, लाल को नीला कर देता है। ये इसके कुछ आपके रिएक्शन है। ठीक है, प्रबल क्षार जानते ही हो, NaOH होता है। NaOH जल में घोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, पूरा आयरन हो जाता है, साथ में ऊष्मा भी निकलती है, तो OH नेगेटिव दे रहा है, तो क्या हो गया, प्रबल क्षार हो गया। अम्ल के साथ जब क्रिया करेगा, ये अम्ल के साथ जैसे NaOH है, NaOH जब ये HCl के साथ क्रिया करेगा तो जानते ही हैं क्या बनाएगा, NaCl प्लस H2O, लवण और जल बनता है, पढ़ भी चुके हैं पीछे आप। ठीक है, धातु से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, हाइड्रोजन निकालेगा ये। ठीक है, हाइड्रोजन निकाल देगा। ये आपका अधात्विक ऑक्साइड रहेगा तो उसके साथ क्या करेगा, लवण और जल बनाता है। लाल लिटमस रहेगा तो उसको नीला कर देगा। सभी टॉपिक आपको पढ़ाया हुआ ये इसके जो रासायनिक गुण हैं, क्योंकि इसके जितने रासायनिक गुण होंगे वो क्या होंगे, क्षारों के गुण। जितने क्षारकों के गुण होंगे, क्षारकों के गुण जो होंगे वही क्या इसके रासायनिक गुण में आ जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि क्या ये क्षारक ही है आपका। ठीक, आइए उपयोग की बात कर लेते हैं इसका, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आपका। ठीक है, संक्षारक प्रकृति भी होगी इसके, भी ध्यान दीजिएगा। इसमें के अंदर क्या है, संक्षारक प्रकृति भी होगी। क्यों संक्षारक प्रकृति होगी, क्योंकि प्रबल क्षार है ये। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ये संक्षारक प्रकृति का होता है। ठीक है, इसीलिए बताया मैंने ना कि आप जो डिटर्जेंट है उसको हाथ में लेते हो तो क्या होता है, पानी डालने पर हाथ गर्म हो जाता है, और हाथ की जो स्किन हम लोग की होती है वो स्किन क्या होती है, थोड़ा सा ड्राइनेस उसके अंदर आता है, तो ये संक्षारक प्रकृति के कारण ही होता है। तो ये इससे कुछ गुण हो गए। उपयोग के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं, क्या इसके उपयोग हैं। तो उपयोग में तो एक आप देख ही रहे हो, अभी डिटर्जेंट में इसका यूज हो जाएगा, साबुनीकरण में भी इसका यूज होता है ना, डिटर्जेंट बनाने में भी इसका यूज हो जाएगा, साबुनीकरण में भी इसका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो उपयोग तो आप बिल्कुल इसके नाम से ही देख रहे हो, कास्टिक सोडा कह रहे हो, तो साबुन बनाने में सबसे पहले क्या हो जाएगा, साबुन बनाने में सबसे पहला उपयोग इसका आप लिख लेना, क्या करने में, साबुन बनाने में पहला हो जाएगा। दूसरा अपमार्जक, वही बात हो गई, साबुन कह लो अपमार्जक, साबुन भी क्या है, एक प्रकार का अपमार्जक ही है, अपमार्जक बनाने में। ठीक है, और आपका तीसरा पॉइंट, जब ये आप देख रहे हो तो इसका थोड़ा सा यूज होता है, अगर ये संक्षारक प्रकृति का है, साथ ही साथ सफाई करने में भी इसका यूज अगर हो सकता है, तो आपका जो कागज़ है, वस्त्र उद्योग है, उसमें क्या इसका यूज हो सकता है। तो आपका कागज़ एवं वस्त्र उद्योग में औद्योगिक उपयोग करके पूछता है आपसे स्पेशल, क्या कि इसका औद्योगिक उपयोग बताइए। तो कागज़ वस्त्र उद्योग में, साबुन बनाने में, अपमार्जक बनाने में हो जाएगा। ठीक है, आपका तेल शोधन में भी होता है, तेल शोधन का मतलब क्या हो गया कि जो आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम शोधन, यहाँ पे तेल शोधन का मतलब क्या हो गया, पेट्रोलियम के शोधन में भी इसका यूज किया जाता है। पेट्रोलियम के शोधन में जो आपका डीजल पेट्रोल वगैरह बनते हैं, तो लुब्रिकेंट तमाम प्रकार के, तो उनमें भी क्या इसका यूज किया जाता है। ठीक है, धातुओं से ग्रीस हटाने में,
कृत्रिम फाइबर बनाने में, है ना। तो आपका कृत्रिम फाइबर बनाने में, ठीक है, धातुओं से ग्रिल्स हटाने में, ये तमाम इसके 5-6 एग्जाम इसके उपयोग हैं, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था और आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन किया बेटर आपके लिए, बट आपको समझ में आ गया हो तो तब ये सफल होगा, है ना। तो ये एग्ज़ाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, तो इसको अच्छे से तैयार आप कर लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इससे नंबर मिलने के चांसेस बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर ये आपका आज का ये जो यौगिक सामलों का महत्वपूर्ण, उसके बारे में कैसे बनाएंगे, कहाँ बनता है, क्या होता है, कहाँ स्रोत इसका है, सब कुछ देखा हम लोगों ने। फिर नेक्स्ट पार्ट में एक और यौगिक लेके आएंगे और उसका भी इसी तरह से क्या है पूरा एनालिसिस किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।